तो आज हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। तो जानेंगे ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर, सिंपली इसको एजोट्रॉप भी कहते हैं या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। मतलब ऐसे मिक्सचर, है ना, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनका, या तो उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा या तो फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये जो वर्ड है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, तो सिंपली ये है क्या, एक्चुअली में ये बाइनरी मिक्सचर है ना, जिसमें बाइनरी मिक्सचर है। मतलब एक कंपोनेंट लिक्विड होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा भाई, वेपर होगा, और दोनों की कंपोजिशन क्या होगी भाई, सेम होगी, है ना, अमाउंट सेम होगा। और वो दोनों के दोनों जो मैंने मिक्स किया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो दोनों कंपोनेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो क्या कह रहा है, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग, है ना, फॉर्म एजियोट्रॉप्स। तो कुछ लिक्विड्स को मिलाने के बाद एजियोट्रॉप्स मिलता है, विच आर बाइनरी मिक्सचर, जो कि बाइनरी मिक्सचर होते हैं, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिनकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में क्या होगी भाई, सेम होगी, है ना। मतलब मैंने कोई कंपाउंड बना दिया, मान लो कोई कंपाउंड बना दिया मैंने AB, मैंने कोई कंपाउंड बना दिया AB, तो इस AB को या तो मैं लिक्विड फेज में देख लूँ या फिर वेपर फेज में देख लूँ, कंपोजिशन AB ही पाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई लिक्विड में AB है और वेपर में आकर के AB2 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कंपोजिशन क्या होगी भाई, सेम होगी, चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वो वेपर फेज में हो, है ना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द लिक्विड एंड वेपर फेज हैव द सेम कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन सेम होगा लिक्विड और वेपर फेज में, और नो फर्दर सेपरेशन अकर, और कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। सेपरेशन का मतलब है ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि कंपोजिशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। कंपोजिशन कांस्टेंट है, इसका मतलब यही है ना कि भाई ये चीज़ सेपरेट्स नहीं हुए हैं, है ना। मतलब लिक्विड में भी ये AB दिखाई दे रहा है मुझे, और वेपर फेज में भी क्या दिखाई देगा मुझे, AB दिखाई देगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आया भाई। एजोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, कुछ लिक्विड्स को मिला करके बनाया जाता है, जिनका कंपोजिशन लिक्विड फेज में जैसा होता है वैसे ही वेपर फेज में ही पाया जाता है, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं। क्लियर हो गया जी भैया। है ना। जैसे आपके पास इथेनॉल और वाटर हो गया, नाइट्रिक एसिड और वाटर हो गया, है ना भाई। अब नाइट्रिक एसिड और वाटर ये क्या मिल गया, मिक्सचर बन गया। इथेनॉल और वाटर ये क्या हो गया भाई, मिक्सचर हो गया, है ना। तो ये मिक्सचर एक्चुअली में कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, और इनकी कंपोजिशन वेपर फेज में देख लो या लिक्विड फेज में देख लो, इनका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, चेंज नहीं होगा। और नाइट्रिक एसिड वाटर से क्या होगा, सेपरेट भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को वैसे भी सेपरेट करना क्या है, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ओके। नाउ components form azotrope cannot be separated by fractional distillation। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम एजोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको सेपरेट किया जाता है एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के द्वारा। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल या कोई ज़्यादा बात नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ये तुम हाई क्लास में पढ़ोगे। तो बस इतना ध्यान रख लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको सेपरेट नहीं किया जाता है ना, बल्कि इसको एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट क्यों नहीं किया जाता है भाई, क्योंकि देखो लिक्विड फेज और वेपर फेज में बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है, सेम है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हमको कुछ नया फेनोमेना बनाना था। तो इसलिए वहाँ पे निकल के आया एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, तो वहाँ पे एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना। बाकी एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के बारे में कोई ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं है, और मुझे भी लगता भी नहीं है कि तुम्हारे 12th के प्रैक्टिकल में ये होगा, नहीं है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल का भी पार्ट नहीं है तुम्हारे, ये आगे पढ़ लोगे तुम। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि भाई एजोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, है ना। अब यहाँ पे तो कह दिया भाई कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, मतलब कि ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पर कांस्टेंट की भी लिमिट होती है ना भाई, किसी का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसी का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना भाई। कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा,
और कुछ सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे भी होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, मैक्सिमम हाई होगा, होगा। है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, है ना। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना कि सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स एंड सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग कौन शो करेगा, नेगेटिव वाला, मिनिमम कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। बस दो वर्ड याद रख लो अपने पास, पॉजिटिव मिनिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ड उल्टा है, नेगेटिव का मतलब तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा देखना है तुम्हें, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉप्स। अब एज़ोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, है ना, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी या जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे दो टाइप के एज़ोट्रॉप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, राइट। द सॉल्यूशन, अब हम पहले मिनिमम के लिए पढ़ेंगे, है ना। अब मिनिमम कौन दे रहा था भाई, पॉजिटिव डेविएशन वाला दे रहा था, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा से लिख दिया मैंने, इसको मैंने क्या है ना, एक लाइन को एक दो बार रिपीट किया है ताकि तुम पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तुम्हें। नोट से वैसे भी ये कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर रखा है, टेंशन मत लो। द सोल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट फ्लो, है ना, क्या फॉर्म करता है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ये बात तो मैंने ऊपर भी पढ़ा दी थी मैंने, है ना, एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। भाई एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल और वाटर मिक्सचर, है ना। इथेनॉल और वाटर को मिक्स करोगे तो कौन सा सोल्यूशन, कौन सा एज़ोट्रॉप बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, ठीक है ना। obtained by formation of sugar and artificial distillation gives a solution containing approximately 95.5% weight by weight ethanol। तो इथेनॉल और वाटर में इथेनॉल का कंटेंट बता रहा है कितना होगा, 95.57%, इतना इसका वो होगा कंपोजिशन, क्या कहते हैं, कंपोजिशन। और ये कंपोजिशन भाई बदलेगा नहीं, चाहे लिक्विड फेज में देख लो चाहे वेपर फेज में देख लो, इतना ही होगा। तो इथेनॉल और वाटर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, वाटर की है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। अब मैक्सिमम वाला किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है भाई, नेगेटिव डेविएशन की तरह, है ना। अभी याद करवा के आ रहा हूँ मैं। तो नेगेटिव डेविएशन के द्वारा होता है फ्रॉम रॉल्ट फ्लो। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, हाँ इसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया था जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं, नाइट्रिक एसिड वाटर का, इथेनॉल और वाटर का एग्जाम्पल दिया था मैंने जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इस टॉपिक का, राइट। तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल एट दिस क्लास ऑफ एज़ोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रिक एसिड और वाटर हो गया। मतलब ये समझ लो एसिड प्लस वाटर, है ना, एक तरीके से ये समझ लो मैक्सिमम बॉइलिंग है। और एल्कोहल प्लस वाटर क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है। सिंपली ऐसे याद कर लो, ओके। दिस एज़ोट्रॉप हैज़ अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की बात चल रही है, क्योंकि भाई एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में हम लोग क्या देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं। तो कंपोजिशन नाइट्रिक एसिड की कितनी है, 68%, और जो बाकी बच गया 32% वो क्या होगा, वाटर होगा। और इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 393.5 केल्विन, है ना। तो ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 393.5 केल्विन, ठीक है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम का ध्यान रखना है। कंपोजिशन तुम याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर एग्जांपल याद रखना, ठीक है ना। इथेनॉल प्लस वाटर मिनिमम के लिए है, और नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के लिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स वो शो करते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स वो शो करते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। बस इतना चार लाइन याद रखो, इतना एग्जाम में लिख के आओगे नंबर मिल जाएगा, है ना। और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर होता है ना, जिसमें लिक्विड के सोल्यूशन होते हैं और उसका कंपोजिशन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में क्या होता है, सेम होता है, और उनका बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बस इतनी मोटी मोटी बातें रखो याद, तुम्हारा ये टॉपिक कवर हो गया है, एग्ज़ाम में आता है ये, ठीक है।
तो एक बार थोड़ा सा बताना दोबारा से। तुम ये बताओ पहले, लेट क्यों आए तुम? वो नेट नेट नहीं चल रहा था भैया सही से। अच्छा, और तुम्हारा जो मैथ की क्लास की टाइमिंग है वो क्या हुआ? वो तो ट्यूशन में ही हो रही है ना। तो कितने बजे हो रही है? छह टाइम से तो। सात 6 से 7। 6 से 7 हो रही है, ठीक है ठीक है। और कोई बैच ले रहा है ट्यूशन में अभी? है। और कोई टीचर आ रहे हैं? हाँ हाँ, अभी और भी हाँ, वो इंग्लिश वाले आ रहे थे, सूरज भैया। सूरज नहीं, अमन नाम है उनका। और वो हिदायत भी हम मंडे से लेंगे कह रहे थे। हाँ, मंडे से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊँ, है ना। हाँ हो सकता है कि मैं फ्राइडे सैटरडे से ही आ जाऊँ। देख रहा हूँ, बस मुझे एक असाइनमेंट तैयार करना है, वो जैसे ही तैयार होगा मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। ठीक। नेक्स्ट आ रहा है वैपर। अच्छा, तुम कुछ पूछ रहे थे ना, तुम्हारी बातों को इग्नोर मार दिया मैंने बात बात में। ठीक है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर पूछे थे क्या होता है। देख भाई, मिक्सचर है ये, है ना। मतलब हमने क्या किया है, कुछ लिक्विड्स को मिलाया है। लेकिन ये मिक्सचर आम मिक्सचर नहीं है। ये मिक्सचर ऐसे हैं जिनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। चाहे उनको बॉईल करके मैं वेपर फेज में देखूँ, है ना, चाहे उनको मैं ठंडा करके लिक्विड फेज में देखूँ, कंपोजिशन सेम रहेगा। मान लेते हैं पास लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, इसको मिलाया है, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, वो क्या बनेगा, ए बी। अब इस ए बी को मैं बहुत ज़्यादा बॉईल करके या तो वेपर फेज में देख लूँ, या फिर इसको कम टेम्परेचर में लिक्विड फेज में देख लूँ, इसका कंपोजिशन ए बी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग एजोटॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और ऐसे मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं होते हैं, बल्कि ये एजोटॉपिक डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं। अब ये एजोटॉपिक मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, एग्जांपल इथेनॉल और वाटर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो होते हैं जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे वो अपना फेस चेंज करते हैं, ठीक है ना। और एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स वो शो करेंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे रॉल्ट फ्लो से। बस यही कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है, ठीक है। ठीक है। देखो यार, ये थ्योरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये थ्योरी एक ना कहानी की तरह होती है, सुनोगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कंटेंट ज़्यादा हुआ, पीछे का क्या बताया था वो दिमाग में सब घूम जाता है, मिक्स हो जाता है ना। तो भलाई इसी में है कि तुम इस थ्योरी को खुद रीडिंग करोगे मेरे पढ़ाने के बाद। लेक्चर देख लेना एक से दो बार और, ठीक है। लेक्चर देखो यार, रिकॉर्डेड है। जब क्लास ऑफलाइन हो जाएगी तो फिर मुश्किल है तुम्हें ये रिकॉर्डेड चीज़ मिल पाए। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि भाई रिकॉर्ड करने की, क्योंकि देखो अब जैसे कि बीट पे जाऊँगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफलाइन होने के बाद भी ना मैं रिकॉर्ड का ऑप्शन अपने पास रखूँगा, टेंशन मत लो। चलो, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या कहा मैंने, सॉलिड इन लिक्विड, है ना। तो अब वेपर प्रेशर देखेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड के टर्म में। मतलब एक कंपोनेंट सॉलिड होगा और दूसरा क्या होगा भाई, लिक्विड होगा, और दोनों को मिला करके एक सोल्यूशन बनाएंगे। और उस सोल्यूशन का हम लोग क्या देखेंगे भाई, वेपर प्रेशर देखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। भाई रॉल्स ने ही बताया था ना, रॉल्स ने ये फॉर्मूला बताया था, याद है तुम्हें, पढ़ा के आ रहा हूँ मैं। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और दैट कांस्टेंट इज P1 नॉट। P1 नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ पे लिखा है लेट, मान लो कि P1 वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, काई 1 जो है वो मोल फ्रैक्शन है, और P1 नॉट क्या है भाई, प्योर वेपर प्रेशर है ना, प्योर स्टेट में कह दिया वो। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स का हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। यहाँ तक कुछ नया नहीं है ना, ये पढ़ा रखा है मैंने। द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, P1 नॉट। वैसे तुम्हें मालूम है कि ये P1 नॉट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है, तो इतना यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। बाकी इसका ग्राफ देख लो। तो मोल फ्रैक्शन मतलब काई ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में वेपर प्रेशर, अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक अगर काई बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ जाएगा, राइट। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा। अगर सॉल्वेंट का मैं वो बढ़ा देता हूँ, मोल फ्रैक्शन बढ़ाता हूँ, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है। देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 था,
जीरो से क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, मतलब इंक्रीज क्या, इंक्रीज क्या, तो इसका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो गया वेपर प्रेशर। ग्राफ में कोई दिक्कत है? इससे खतरनाक खतरनाक ग्राफ हम लोगों ने ऊपर कर लिया है जब मैं रॉल्स लॉ के डाइवर्सन पढ़ा रहा था, तो है ना। चलूँ आगे, बताओ। हाँ भैया। भाई सबको सारी बात क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं, ये मत समझना कि भैया एक दो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आप सबको बोलता हूँ कि भाई किसी को भी अगर कोई बात की क्लियरिटी नहीं है तो मुझसे वहीं रोक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, आवाज़ का इश्यू हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत मैं बियर कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पूछ लिया करो मेरे से। बाकी ये क्वेश्चन यार, ये लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन है तो इसको अभी रहने दो, इसको नहीं कर रहे हम लोग। ये भी लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको रहने दो। बाकी तुम ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व कर सकते हो, दिख रहा होगा मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई कर लेना, मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। या फिर अभी लास्ट में अगर समय बचता है तो मैं इसको देखूंगा क्या है क्या नहीं है। पहले थ्योरी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि थ्योरी मुझे 2 क्लास के अंदर ख़त्म करना है, मैंने टारगेट बना लिया है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, है ना। अभी मैं ऑस्मोसिस पढ़ा देता हूँ पहले, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अब देखो ऑस्मोसिस होता क्या है भाई, तो कोई बताएगा मुझे ऑस्मोसिस क्या होता है? बताओ भाई ऑस्मोसिस के बारे में। Diffusion of water. क्या? Diffusion of water. बस इतना ही पढ़ाया था मैंने। नहीं, इससे ज्यादा पढ़ाया था, मतलब मैंने इतना ही पढ़ा। देखो यार, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है ना, सॉल्वेंट का फ्लो होता है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के आर पर क्या होगा। मान लो तुम्हारे पास, मैंने बताया था, एक मान लो वाटर का टैब है या सुक्रोज सॉल्यूशन का टैब है और इसके अंदर आलू रखा हुआ है, आलू को मैंने अंदर से खोखला कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से खोखला करके मैंने रख दिया है, सपोज दैट। और मान लो यह पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो अगर सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अंदर की तरफ फ्लो कर जाएगा। और जो ये मेम्ब्रेन है, डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मैंने लिखा है यहाँ पर, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। किसका सॉल्वेंट है, नेट किसका फ्लो है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट मत लिख देना गलती से। एम्स में एक क्वेश्चन आया था, एम्स के एग्ज़ाम में एमसीक्यू दिया था ऑस्मोसिस के ऊपर, तो वहाँ पूछा था कि ऑस्मोसिस में किसका फ्लो होता है भाई, सॉल्यूट का होता है या सॉल्वेंट का होता है या दोनों का होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना तुम्हें, किसका फ्लो होता है, बताओ किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है। और कहाँ से होता है, थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इन शॉर्ट एसपीएम कह सकते हो, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रॉम अ सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। डाइल्यूट का मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है, सॉरी हाँ, डाइल्यूट का मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड मतलब जहाँ पानी कम है। तो पानी अपने हायर कंसनट्रेशन से कहाँ जाएगा भाई, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चला जाएगा, सीधी बात है। तो जहाँ पे पानी कम होगा, जहाँ पर सॉल्वेंट कम होगा, मान लो यार यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बताऊं तो कह सकता हूं कि ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका मूवमेंट है, सॉल्वेंट का, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स, किस तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट, टूवर्ड्स ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, वहाँ पे पानी कम है, मतलब सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो है ना। लिख दूँ क्या इस बात को, लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायग्राम हटाता हूँ, जिसका माइक खुला हुआ है वो बंद कर लें।
यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो सकता है कि ये पीडीएफ में ना आ रहा है क्योंकि पेन से लिख रहा हूँ इसको मैं, ये मिट सकता है। तो यहाँ पे एक बात लिख लेना, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ ए सॉल्वेंट across a सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, ठीक है ना। टूवर्ड्स किस तरफ होगा सॉल्वेंट का मूवमेंट, टूवर्ड्स ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट जहाँ हाई होता है वहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा भाई, लो होगा, है ना भाई। कोई एक ही चीज़ ज़्यादा हो सकता है ना। अगर सोल्यूट अगर हाई है सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो लो कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इस इन शॉर्ट तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। बात समझ आ गया। तो ये कह सकते हो तुम, अगर तुम्हें ये बढ़िया लग रहा है तो ये कह लो, अगर ये बढ़िया लग रहा है तो ये कह लो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों डेफिनेशन करेक्ट है, ठीक है। भैया हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने अभी पढ़ा दिया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये बताओ। ये भैया उसी के अंदर तो आता है शायद। हाँ तुम्हारी बात सही है, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना वो। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अभी नहीं आई है, ठीक है ना। बाकी तुम सही कह रहे हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ही टॉपिक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला तो ये ऑस्मोसिस हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वेंट ऑफ फैक्टर, ये 4 चीज़ें आते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। तो ये भी तो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के सॉल्यूट पे डिपेंड करती है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब सॉल्यूट का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करेगी। अभी देखो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है कि नहीं। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ सॉल्यूट से डील कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को किससे डील कर रहे हैं भाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से डील कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का नंबर देख रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूट के नंबर के बेसिस पर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं। तो याद है कि ऑस्मोसिस क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं इस पीडीएफ में डाल दूंगा, लिखा होगा शायद कहीं नीचे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है सिर्फ सॉल्यूट के नंबर्स पर, लेकिन उनके नेचर्स पे डिपेंड नहीं करती है। बात समझ आ गया जी भैया। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगी। पहला ऑस्मोसिस हो गया, है ना। और दूसरा क्या हो गया आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, ठीक है ना। और वेंट ऑफ फैक्टर भी एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली। जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी फिलहाल तो ऑस्मोसिस बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया भैया। तो इतना पार्ट बताओ भाई, सबको समझ में आ गया इतना पार्ट। हाँ भैया। ठीक है। तो देखो यार, जो मैं आलू और दिखा रहा था पानी का, तो यहाँ पे आलू नहीं है, आलू की जगह पे कोई यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया है। और देखो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या होगा भाई, यहाँ से अंदर की तरफ फ्लो करेगा ना भाई। तो देखो
ये मान लो पानी का लेवल ये है, तो इसमें भी तो यही रहना चाहिए था, इतना ही रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हो रहा है, एच हाइट तक इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर प्रेशर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या आ जाएगा भाई, एच रॉ जी। ये फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, एच रॉ जी। हाँ भैया। कहाँ पढ़ा है बताओ। जी भैया, क्लास 11 मैं। बर्नौली में पढ़ाया था मैंने। बर्नौली से पहले टॉपिक आया था प्रेशर एनर्जी प्रेशर हेड, याद आया कुछ। काइनेटिक एनर्जी जी काइनेटिक भैया। हेड, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हेड। वहाँ पे ये प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला था पी इक्वल टू में एच रॉ जी। रॉ डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटी है, एच आपका हाइट ऑफ द वाटर लेवल है, और यहाँ पे पी को हमने पाई से रिप्रेजेंट करना है। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एच रॉ जी। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिख रहा होगा इस डायग्राम में किस तरीके से कि हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन दिख गया होगा तुम्हें। चलो, तो नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने की टेंडेंसी रखता है ना। मतलब मान लो यहीं पर देख लो, अगर मान लो मैं पूरा मिटाता हूँ पहले। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रहा था कि ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस के द्वारा सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ से इस तरीके से जा रहा था पाइप के अंदर, है ना। लेकिन अगर मैं ऊपर से पिस्टन लगा दूँ, ऊपर से पिस्टन लगा दूँ और प्रेशर मारूँ, है ना, तो ऑस्मोसिस रुकेगा या नहीं रुकेगा, या तो रुकेगा या तो रिवर्स हो जाएगा भाई। दो केस है ना भाई। अगर रुक गया तो क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहाँ पे जो पिस्टन पे जो प्रेशर लगाऊंगा ना मैं, इसको पुश करके और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, डेट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोसिस अगर रिवर्स हो गया तो क्या कह देंगे भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, बात समझ आ गया, नहीं आया। हाँ भैया, आ गया होगा ना बात समझ में, आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द एक्सटर्नल प्रेशर। मैंने वो एक्सटर्नल लगाया था ना, ऊपर से पिस्टन लगाया था, पिस्टन लगा करके मैंने पुश किया था, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर था हमारे पास। तो एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। तो एक्सटर्नल प्रेशर को सॉल्यूशन पे अप्लाइड करना है, और इस तरीके से अप्लाइड करना है कि जो नेट फ्लो है पानी का, सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाए भाई, रुक जाए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पानी का ही प्रेशर होता है जो डेवलप्ड किया गया है एक वर्टिकल कॉलम में, है ना। वर्टिकल कॉलम ही तो था ये ऊपर भाई, ये क्या है, वर्टिकल कॉलम ही तो है ये, इसी पे तो प्रेशर मारा था मैंने। ठीक है ना, तो इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, डेवलप्ड इन अ वर्टिकल कॉलम व्हेन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो ऊपर वाले डायग्राम को ही नीचे शो कर रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, पाई इक्वल टू में एच रॉ जी। ठीक है ना, यहाँ पे रॉ को डी बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी डेंसिटी हो गया सोल्यूशन का, जी एक्सेशन, और एस तुम्हें मालूम ही है हाइट है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर मुझे सिर्फ पी निकालना हो तो ये क्या होता है, एन आर अपॉन सॉरी एन वी अपॉन में आर टी, यही होता है ना भाई। एक मिनट, तो ये हो गया एन बाय वी आर टी, राइट। अब देखो एन बाय वी क्या होता था हमारा, कंसंट्रेशन होता था, याद है, पढ़ाया था 11th क्लास में सब मैंने। और पी को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, पाई से। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। तो पाई इक्वल टू गया सी आर टी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन, है ना, और आर क्या आपका गैस कांस्टेंट है या सॉल्यूशन कांस्टेंट है।
टी टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो आइडियल गैस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं भाई, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो तुमको दो फॉर्मूला मिला, एक तो ऊपर मिला पाई इजकल टू में एच रो जी, एच रो जी, और एक फॉर्मूला तुम्हें ये मिल गया भाई, दो फॉर्मूला मिल गए। बात समझ में आ गया ना। तो आर की वैल्यू देखो क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी कौन सी ले रखी है, टेम्परेचर किस टर्म में ले रखा है, केल्विन में ले रखा है या जूल में, किस में ले रखा है। अगर तुमने मान लो एनर्जी हो गया तुम्हारा, प्रेशर हो गया, बार में लिया है या एटीएम में लिया है या पास्कल में लिया है, तो यूनिट्स के हिसाब से आर की वैल्यू तुम्हें थोड़ा पावर वगैरह चेंज करना होता है। तो आर का जो वैल्यू है याद रखना 8.314 पास्कल के टर्म में। इसके अलावा 8.314 सिंपली इसको आप ऐसा भी कह सकते हो 0.8314, 0.0 आएगा, ठीक है ना। तो बार लीटर के टर्म में कह सकते हो, और सेम चीज़ आप किसके टर्म में कह सकते हो, लीटर एटीएम के टर्म में भी कह सकते हो, ठीक है ना। बाकी जूल पर केल्विन पर मोल के टर्म में 8.314। तो यूनिट जो होगी प्रेशर की, टेम्परेचर की, उसके हिसाब से तुम्हें आर की वैल्यू लगाना है। तो आपको अब ये पूछना नहीं है कि किस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कौन सी वाली लगेगी। तो आर की वैल्यू कौन सी लगेगी उसके लिए तुम्हें क्या देखना होगा भाई, क्या देखना होगा तुम्हें, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, प्रेशर की ये यूनिट क्या देखने है, पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखना होगा। उसके हिसाब से तुम समझ जाना आर की वैल्यू कौन सी लगानी है, ठीक है भाई। अब तो नहीं पूछोगे ना कभी मेरे से, 11 में तुमने बहुत पूछा है मेरे से आर की वैल्यू कौन सी लगेगी, क्योंकि ये 5वें चैप्टर में था। जिसको 5वें चैप्टर पढ़ाया था उसको तो वैसे भी ये बात बता दिया था मैंने, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था ना। तो फाइनली ये फॉर्मूला मैंने तुमको ड्राइव करके दिखाया, पाई इजकल टू सी आर टी, जहाँ पे पाई क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगी, सिर्फ उस प्रॉपर्टी को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, बस। ओके, तो ऑस्मोटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास, 3 टाइप्स के। आइसोटोनिक मतलब जिनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। हाइपरटोनिक, सेम होगा। हाइपरटोनिक मतलब एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और हाइपो, ये हाइपर था, हाइपरटोनिक। और एक होता है हाइपो, हाइपोटोनिक। तो ये उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो 3 तरीके की चीज़ सॉल्यूशन होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले पढ़ेंगे आइसोटोनिक के बारे में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मतलब क्या होता है भाई, सेम, है ना, और टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन या प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर अगर सेम होगा तो कंसंट्रेशन भी सेम हो ही जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वी हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हमारे पास सेम है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास सेम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो इसका पाई ए बराबर हो जाएगा पाई बी के, राइट। और पाई होता है सी आर टी, तो इसको मैं कह सकता हूँ सी ए आर टी ए, इसको मैं कह सकता हूँ सी बी आर टी बी, है ना। अब देखो कुछ कट रहा होगा तुम्हारे पास, टी को ना कांस्टेंट रखो, इसको हटाओ, ठीक है ना। तो ये देखो आर टी से आर टी कट गया, तो सी ए इक्वल टू क्या हो गया, सी बी के बराबर हो गया तुम्हारे पास, है ना। और सी क्या होता है, सी होता है एन अपॉन में वी, मोलैरिटी। है ना। तो एन अपॉन वी हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एन ए अपॉन में वी ए इक्वल टू में एन बी अपॉन में वी बी, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है भाई। ये सी ए तो है ये, ठीक है ना। तो ये फाइनली तुम्हारे पास ये चीज़ आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की प्राइमरी कंडीशन क्या है, प्रेशर सेम, और सेकेंडरी कंडीशन क्या है भाई कि कंसंट्रेशन सेम। तो आइसोटोनिक में प्रेशर सेम और कंसंट्रेशन सेम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है भाई। ठीक है भैया। चलो,
तो देखो मैं बता रहा था कि अगर पाई वन ज़्यादा हो गया तो सी वन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जब पाई वन पाई टू के बराबर था तो सी वन सी टू के बराबर आ रहा था आइसोटोनिक के केस में। फिर हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब क्या होता है ज़्यादा, अगर पाई वन ज़्यादा हो गया तो सी वन भी तो ज़्यादा होगा, होगा नहीं होगा। सी टू, बात समझ में आ गई इतनी। तो अगर पाई वन ज़्यादा होगा तो सी वन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कहलाएगा, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो दो चीज़ें हैं, एक तो कंपोनेंट सी वन है, एक तो कंपोनेंट सी टू है। तो जो सी वन है वो क्या कहलाएगा भाई, हाइपरटोनिक कहलाएगा। वहीं पर जो कंपोनेंट टू है वो क्या कहलाएगा भाई, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का क्या मतलब होता है कम। तो यहाँ पे हाइपो कौन है, सॉल्यूशन 2। हाँ सॉल्यूशन टू। और हाइपर कौन है, सॉल्यूशन वन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया तुमको, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया। जी भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब कितना रह रहा है। ऑस्मोसिस ख़त्म करना है मेरे को भी। चलो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है। इस एग्जाम्पल में तुमको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों की बातें पता चलेगी, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ को समझाने से पढ़ाने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि फिर तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इसको समझने में। क्योंकि लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज को डायरेक्ट पढ़ाने से फिर ये बिगड़ जाता है थोड़ा। तो ठीक है, मैं तुमको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, वहीं समझा देता हूँ। चलो कहाँ है सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे दो केस है, या तुम्हारे पास तीन केस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ। तीन केस आएंगे। पहला केस है आइसोटोनिक का, आइसोटोनिक। दूसरा केस लूँगा मैं हाइपरटोनिक का, हाइपर। और तीसरा केस लूँगा मैं हाइपो। भाई ये दिखाई दे रहा ना तुमको, ये मेरा स्क्रीन। हाँ भैया। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली ये कहा जाता है, मान लो मैंने एक वो ले लिया, तुम्हारे पास है यहाँ पे लेने के लिए। मान लो मेरे पास ये कटोरा है ना, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं। या बीकर ले लो यार, कटोरा बहुत गंदा लग रहा है मेरे को। क्या हो गया सारी कलर को। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे पास बीकर एक, एज्यूम कर लो बीकर है ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या डाला है मैंने, 0.9% NaCl डाला है। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 0.9% NaCl। बाकी पानी भी होगा, क्योंकि 0.9% बोला है ना मैंने, ठीक है। तो दिस सॉल्यूशन इज 0.9% NaCl बाई वेट, सॉरी वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे NaCl का कंसनट्रेशन कितना है भाई, 0.9% है। तो 0.9% का मतलब क्या भाई, 9 ग्राम NaCl होगा, बाकी 100 क्या होगा, पानी होगा, है ना भाई। 9% का मतलब क्या होता है, 0.9% का मतलब है कि 9 ग्राम वाटर होगा इन 100 ml वाटर। 9 ग्राम NaCl होगा इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 0.9% NaCl का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में रखा गया है आपका खून
खून के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल। तो ये रख दिया मैंने, एक बड़ा बना देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है, बाकी सब छोटे। चलो अब देखो, ऐसा प्रैक्टिकली कहा जाता है कि अगर आप 0.9% NaCl में अगर ब्लड के सेल को रखते हो तो जो वाटर है ना वो इसके अंदर जाएगा और ना ही सेल के अंदर का वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से चीज़ें, मतलब पानी जो है ना ही अंदर आएगा, अंदर आएगा नहीं, और ना ही यहाँ से कुछ बाहर जाएगा। ये दोनों काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 0.9% NaCl है ना, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है ना, किसके कंसंट्रेशन, फ्लूइड इनसाइड द ब्लड। तो मैं यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 0.9% NaCl इक्विवेलेंट टू फ्लूइड इनसाइड ब्लड, इनसाइड ब्लड। तो अगर कंपोजिशन सेम है, अगर इक्विवेलेंट है, तो बताओ क्या अंदर से चीज़ बाहर जाएगी या बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जाएगी? ये बताओ, नहीं जाएगी ना भाई। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कब जाएगा? जब इम्बैलेंस हो, है ना। या तो अंदर का चीज़ ज़्यादा हो तो बाहर निकल जाएगा, या तो बाहर का चीज़ ज़्यादा हो, मतलब बाहर का सॉल्वेंट ज़्यादा हो तो अंदर आ जाएगा। अगर बाहर का सॉल्वेंट और अंदर का सॉल्वेंट बराबर है तो क्या फ्लो होगा? सिंपली यार समझ नहीं लो। होगा। नहीं होगा ना। सिंपली यहाँ पे 2 टैंक है तुम्हारे पास और इसको ज्वाइन कर रखा है आपस में मैंने, इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है। अब मान लो यार वाटर का लेवल इतना है और यहाँ पे इतना है ना। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वाटर का लेवल इक्वल हो गया, मान लो इस तरीके से इक्वल हो गया। और जो वाटर का लेवल इक्वल हो गया तो फ्लो होगा? नहीं होगा। तो फ्लो कब होता है? जब कम या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 0.9% अगर इक्विवेलेंट है फ्लूइड इनसाइड द ब्लड के, तो ना ये इसके अंदर जाएगा और ना ही ये इसके अंदर जाएगा। तो ये 0.9% जो आपका हो गया NaCl, एक्चुअली में क्या हो गया भाई, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया ये? आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। हाँ, तो इसीलिए जब तुम ब्लड को अपने डोनेट करते हो ना, तो तुम्हारे ब्लड को इन्हीं सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है ताकि वो स्वेल ना हो या श्रिंक ना कर जाए। श्रिंक मतलब सिकुड़ ना जाए, मतलब मेंटेन रहें फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ऐसे सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सेलाइन सॉल्यूशन। तो जो भी डेड बॉडी हो गई, या तुमने देखा होगा कि बहुत सारे जो लैब होते हैं उसमें बहुत सारे एनिमल हो गए, फिशेस हो गए, है ना, वो सबको एक सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो वो सारे के सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये सेलाइन अमेरिका सॉल्यूशन होते में हैं। महान लोगों को भी तो रखा जाता है, जैसे आइंस्टाइन के खोपड़ी ये सब भी हाँ, रखा ब्रेन वगैरह को, सही कह रहे हो। एक्सेट्रा। मतलब मेरा कहने का मतलब और था, कई सारे इंसानों को जिंदा अरे ऐसे ही मेरे रखा है। भाई हो गई खत्म बात। मेरा कहने का मतलब था तुम्हें आइसोटोनिक का मतलब समझाना है, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ भैया। चलो ठीक है। तो NaCl क्या है भाई? सॉल्यूट है। NaCl क्या है? सॉल्यूट है। ये बात तो पता ही होगी, 11th से पढ़ा रहा हूँ। चलो अब आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब देखो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? देखो बात समझो, यही बीकर ले रहा हूँ, ठीक है ना, यही बीकर ले रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं। ठीक है, बीकर ले लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि अब मैं 0.9% से थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है ना, मोर देन 0.9% NaCl लेता हूँ अगर मैं, ठीक है भाई, मोर देन 9% इसके अंदर ले लिया है मैंने, है ना, दिखा देता हूँ। काफ़ी है समझाने के लिए, ठीक है ना। और एक सेल दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना, RBC का सेल। अगर मोर देन 0.9% हो गया तो बाहर क्या ज़्यादा है? बाहर क्या ज़्यादा है भाई? बाहर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है मैंने? बताओ, अरे बताओ ना भाई, नहीं आया समझ में ये?
क्या कहा भैया आपने? मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे क्या था, 0.9% ले रहा था NaCl बाहर के साइड में, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 0.9% से ज़्यादा ले लूँ ये सॉल्यूशन जो ये बना रहा हूँ मैं, है ना, तो बाहर क्या ज़्यादा हो जाएगा, सोल्यूट या सॉल्वेंट? NaCl क्या है? सॉल्यूट। सोल्यूट है ना भाई, तुम बोल सॉल्यूट। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर बाहर सोल्यूट ज़्यादा हो गया इसका मतलब बाहर क्या कम है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कम है। अगर बाहर सॉल्वेंट कम है ना, तो यहाँ से सॉल्वेंट क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। हाँ भैया। अगर बाहर सॉल्वेंट कम है इसका मतलब आरबीसी के अंदर क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा ज्यादा। होगा। तो आरबीसी की कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक। आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाइपरटोनिक। और बाहर का कंडीशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक, है ना। हाँ। ठीक है ना। चलो हाइपोटोनिक में एक बार समझा देता हूँ, अब उल्टा देखूंगा हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक भी समझ जाओ इसी तरीके से, बस केस उल्टा कर दूंगा मैं। ये बीकर है, अब जो यहाँ पे जो लेस देन कंसंट्रेशन ले रहा हूँ जीरो मैं, पॉइंट नाइन परसेंट NaCl। हाँ, उससे कम या ज़्यादा, बस एक आइडियल मान लिया 0.9% होता है, तो उससे कम या ज़्यादा करके समझा रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो सोल्यूशन है तुम्हारे पास, ये जो सोल्यूशन है मेरे भाई, ठीक है ना, अगर मान लो ये सोल्यूशन जो है वो लेस देन है 0.9% NaCl से, मतलब NaCl की परसेंटेज क्या है, 0.9% से कम है, तो बाहर क्या कम है, कम है। बाहर क्या कम है, सॉल्यूट। सोल्यूट कम है, सोल्यूट कम है, तो ज़्यादा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज़्यादा है। अगर अब मैं आरबीसी डाल दूँ इसमें, अब मैं आरबीसी अगर डाल देता हूँ तो क्या होगा, अंदर पानी अंदर चला जाएगा। हाँ, आरबीसी अब पे। हुआ ना बात। तो बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट में हाई कंसंट्रेशन से कहाँ फ्लो होगा भाई, लो कंसंट्रेशन में फ्लो लो लो होगा। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाएगा। अगर ये फ्लो हो गया तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ना, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल, स्वेलिंग आ जाएगी सेल में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, पानी बाहर निकल रहा था, तो ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। क्या हो जाएगा, श्रिंक, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि श्रिंक और स्वेल क्या होता है ना। बात समझ में आ गया ना तुम्हें। तो हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई अगर आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी अपना सारा का सारा ही पानी बाहर निकाल के किसे दे देगा, गरीब लोग को दे देगा, बाहर वालों को दे देगा। और खुद क्या बन जाएगा, गरीब, मतलब खुद श्रिंक बन जाएगा वो। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, ये खुद गरीब है तो बाहर वाले से खुद पानी ले लेगा और खुद अमीर बन जाएगा। ठीक है भाई, मतलब स्वेल हो जाएगा। बात समझ में आया कुछ? हाँ भैया। बेटा ये लेक्चर जाके दोबारा देख लेना, कसम खा रहा हूँ तुम भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में। बहुत तरीके से समझाया है, सबको आगे समझ में। हाँ भैया। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और देखना इस वीडियो को, ठीक है ना। यार खाली बैठ के तुम उल्टे से चीज़ देख लेते हो, यही देख लिया करो यार। चलो, तो अब देखो जो मैंने पढ़ा है वही वहाँ पे बता रखा है मैंने। तो मेरे को क्या लेना है, 0.9% NaCl लेना है। इसको नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं, और ये सेफ़ होता है ना, इंट्रावेनसली इंजेक्शन के लिए, है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने आरबीसी को प्लेस भी करते हैं। तो बोल रहा है कि 0.9% जो आपके पास NaCl है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू फ्लूइड इनसाइड द आरबीसी के बराबर है। चलो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक की लाइन लिख दी है, ठीक है ना। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक की लाइन लिख दी है मैंने। हाँ लिखा तो है, ये रहा इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। देखो शुरू से पढ़ देता हूँ मैं, शुरू से पढ़ रहा हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड इक्विवेलेंट टू 0.9% NaCl। तो अंदर का जो फ्लूइड होता है आरबीसी का और जो बाहर 0.9% NaCl है वो क्या है, इक्विवेलेंट आपस में। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या कहता हूँ भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहता हूँ। बात समझ में आ गया ना। वहीं पर ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू प्लेस द सेल सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%, अगर मैं NaCl की परसेंटेज बढ़ा दूँ, सोल्यूट की परसेंटेज बढ़ा दूँ, है ना, अगर सोल्यूट बढ़ा दूंगा बाहर, तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहता हूँ मैं, हाइपरटोनिक। तो हाइपर टोनिक में क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है सेल। तो देखो दिखाया तो तुम्हें, हाइपर कंडीशन में श्रिंक होता है।
दिखाया था मैंने। और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, स्वेल। तो स्वेल में स्वेल क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो। नेक्स्ट है इफ़ द सॉल्ट कंसनट्रेशन लेस, अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को कम कर देंगे तो सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा, और इस केस में वाटर जो होगा वो आरबीसी के अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। जी भैया। तो थ्योरी से ज़्यादा हाँ तो भैया। थ्योरी से ज़्यादा जो मैंने समझाया वहाँ समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना। इस लाइन से ज़्यादा तो जहाँ मैं समझा रहा था वहाँ समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि बाहर क्यों निकल रहा है और अंदर क्यों जा रहा है। तो देख लेना NaCl की परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि पानी अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। अगर NaCl की परसेंटेज अगर ज़्यादा है ना, तो पानी सेल के बाहर जाएगा। अगर NaCl की परसेंटेज अगर बाहर कम है तो पानी अंदर आएगा। तो देख लेना भाई, NaCl कहाँ पे ज़्यादा है वहीं पर सिक्सर मारना है, ठीक है। बात समझ आ गया तुमको? अबे आया नहीं आया? हाँ भैया। बेटा फिल्मी स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, देख लो। अभी भी नहीं आया तो फ़ायदा नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है। पीपल टेकिंग ए लॉट्स ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर। तो मैंने कहा था सॉल्ट की कंसनट्रेशन देख लेना, है ना। सॉल्ट की कंसनट्रेशन डिपेंड करेगी कि पानी अंदर जाएगा बाहर जाएगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ खाते हैं या फ्रेंच फ्राई में नमक लगा लगा के खाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा अंदर, क्योंकि अंदर भी तो आरबीसी है, अंदर भी तो कुछ सेल्स हैं, अदर टिश्यूज़ हैं, उनका क्या हो रहा होगा। हाँ भाई, कभी वो स्वेल हो रहे होंगे बेचारे, कभी वो श्रिंक कर रहे होंगे, है ना। तो पीपल टेकिंग अ लॉट्स ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू। तो वाटर क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है। मान लो यार ये बेचारा तुम्हारा सेल है ना, और बाहर तुमने नमक बढ़ा दिया है, NaCl बढ़ा दिया है, ठीक है। बाहर तुम्हारा क्या कर दिया है, NaCl बढ़ा दिया है। एक मिनट, तुम खा रहे हो ना नमक, ये बोला केस नहीं है। मान लो तुम्हारे सेल के अंदर, सिंपली मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो भाई, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। तुम नमक खा रहे हो, इसका मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो भाई, बढ़ा रहे हो। तो बढ़ा रहे हो तो तुम्हारे सेल के अंदर पानी बढ़ेगा या घटेगा, कम होगा। कम होगा। तुम समझे नहीं। वो इस मीडियम की बात नहीं कर रहा है जो तुम कम कह रहे हो। वो कह रहा है कि NaCl की परसेंटेज में अगर सेल के अंदर ही बढ़ा दूं, जैसे आपका आरबीसी था ना, ये आरबीसी के जगह मैं कोई और सेल ले लेता हूँ। बोल रहा है कि अगर इसी सेल में मैं नमक बढ़ा देता हूँ तब क्या होगा, तब ये पानी अंदर आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा। हाँ स्वेल हो जाएगा ये, तो अब फूल जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो नमक ज़्यादा खाते हैं, जो फ्रेंच फ्राई ज़्यादा खाते हैं, वो लोग क्या होते हैं, फूले हुए होते हैं वो, है ना, क्योंकि वो सॉल्टी या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं। सॉल्टी स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने से आपका सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इतनी बात तुमको समझनी है, ठीक है भाई, इतनी बात तुमको समझनी है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, मीडियम में मैं NaCl बढ़ा रहा था, मीडियम में NaCl बढ़ा रहा था तो सेल से पानी बाहर निकल रहा था। अगर सेल के अंदर नमक बढ़ा दूंगा तो सेल के अंदर पानी आ जाएगा। मतलब नमक जहाँ ज़्यादा होगा पानी वहीं ज़्यादा होगा, नमक जहाँ ज़्यादा पानी वहीं ज़्यादा। देखो यहाँ पे नमक बाहर ज़्यादा था तो पानी बाहर निकल रहा था, पानी बाहर निकल रहा था ना। यहाँ पे देखो नमक कम है तो पानी अंदर जा रहा है ना। तो नमक जहाँ ज़्यादा होगा, NaCl जहाँ ज़्यादा होगा, पानी भी वहीं ज़्यादा होगा। तो अगर आप NaCl खा रहे हो भाई, आप नमक खा रहे हो, तो पानी किस में ज़्यादा होगा, आपके सेल में ज़्यादा होगा, और आप फूल जाओगे, स्वेल कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बता दिया तो मैंने। रिजल्टिंग पफनेस, हाँ एक बीमारी हो जाती है भाई, सेल के अंदर ज़्यादा पानी भरने से एक बीमारी हो जाती है, इसको कहते हैं एडेमा, है ना। इसको स्वेलिंग भी कहते हैं। कभी कभी तुमने सुना होगा कि भाई उनके हाथ में स्वेलिंग आ रही है, पैर में स्वेलिंग आ रही है, सुना होगा तुमने, बहुत लोग बोलते रहे ऐसे स्वेलिंग आ रही है। तो स्वेलिंग क्यों आ रही है, थायरस।
हाँ एक्चुअली में थायराइड का कैस होता है, जैसे कि थायराइड में वैसे भी सॉल्ट बढ़ ही जाता है, पर वहाँ पे NaCl नहीं होता है, वहाँ पे आयोडीन होता है। थायराइड में क्या बढ़ जाता है, आयोडीन बढ़ जाता है। तो थायराइड भी दो तरीके के होते हैं, हाइपर थायरोडिज्म और हाइपोथायरोडिज्म। जो हाइपर थायरोडिज्म होता है उसमें आयोडीन बढ़ जाता है, और जो हाइपो होता है हाइपोथायरोडिज्म, वहाँ पे आयोडीन घट जाता है ना। हाँ भैया। ओके। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है पता है तुम्हें? थायराइड। गोइटर भैया, गोइटर। गोइचर आयोडीन की डिफिशियंसी से हो जाता है। तो मैं आयोडीन नहीं, यहाँ पे NaCl पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए देख लो बस। तुम फालतू में बायोलॉजी में पहुँच गए। तो स्वेलिंग हो जाती है, पैर हाथ सूज जाते हैं, या ऐसा लगेगा मोटापा आ गया है, ठीक है ना। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट, सॉइल से पानी प्लांट के हायर अपर पोर्शन तक पहुंच जाना, ये भी किसके द्वारा होता है भाई? ऑस्मोसिस के द्वारा होता है ना। जो बायोलॉजी पढ़े हैं उन्होंने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। तो ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट सॉल्वेंट का जिसमें बिना एनर्जी के सॉल्वेंट खुद अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। तो अभी सॉल्वेंट कहाँ था? सॉइल में। वो सॉइल से कहाँ चल गया भाई? प्लांट के हायर टॉप पे चला गया, कोई एनर्जी नहीं लगी, अपना आप चला गया, है ना। तो अपना आप चला गया तो हमने क्या कह दिया? ऑस्मोसिस के द्वारा चला गया, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मीट को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट ऐड किया जाता है ना। और फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए शुगर ऐड किया जाता है। अब ये सॉल्ट या शुगर ऐड क्यों करते हैं? ताकि कोई भी बैक्टीरिया इनके पास आए तो वो बैक्टीरिया के सेल में क्या हो जाए भाई? वाटर घुसा दें, और वाटर घुसाने के बाद उनके सेल को क्या कर दें? फाड़ दें, श्रिवल कर दें। देखो मैं बताया था जहाँ नमक ज़्यादा वहाँ पानी ज़्यादा। तो मान लो ये मीट है, ठीक है ना, इस मीट पर नमक ज़्यादा है, मतलब नमक लगा दिया मैंने, नमक लगा दिया, ठीक है ना। अब मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, तुम्हारे पास कोई बैक्टीरिया आ गया, मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, कोई ये बैक्टीरिया आ गया, तो इसका सारा का सारा पानी कहाँ चल जाएगा? जहाँ नमक ज़्यादा है ना भाई। तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? सिकुड़ नहीं जाएगा बहुत गंदी तरीके से? शिवल हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ के क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है ना। बात समझ आ गया? हाँ भाई समझ में आया? दोबारा समझाऊँ? हेलो, भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? नहीं भैया आ रही है। ये जो समझाया समझ में आया नहीं आया ये बताओ? आ गया भैया। सबको आ गया ये बात कि मैं एक बार और बता दूं फिर? एक बार और बता दो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ मीट को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट ऐड किया जाता है। तो मान लो ये तुम्हारा मीट है, मान लो ये तुम्हारा मीट है। मीट को मैं किस कलर से दिखा रहा हूँ? मेरे पास तो बहुत सारे कलर हैं। मीट को मीट की कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। ये तुम्हारे पास मीट है, ठीक है भाई, ये मीट है तुम्हारे पास। अब क्या है, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड कर दो। सॉल्ट दिख नहीं रहा है, चलो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ सॉल्ट। ये सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने। अब सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सॉल्ट पानी निकालेगा कहाँ से? अब देखो, ये देखो, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ गया, ये वाइट कलर का कोई बैक्टीरिया आ गया भाई, ठीक है ना। अब ये सॉल्ट क्या करेगा? पानी को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो पानी को देखो बाहर निकाल लेगा, सॉल्ट बाहर निकाल लिया, जैसे आरबीसी में समझा रहा था मैं। तो बाहर निकाल लूँगा तो ये जो बैक्टीरिया जो वाइट कलर का है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ के मर जाएगा। तो श्रिवल हो जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि पानी लॉस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो तुम्हारा मीट तो पानी लॉस करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया भी लॉस कर देगा। और पानी फाइनली बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? माइक्रोब्स क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो बैक्टीरिया माइक्रोब से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट में शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं। फ्रूट में आप शुगर क्यों ऐड करते हैं? कि भाई नमक ऐड करोगे तो फ्रूट ख़राब हो जाएगा ना, स्वाद ख़राब हो जाएगा, है ना। और मीट में तो वैसे भी नमक डालते ही हैं बाद में, तो वहाँ पे नमक ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो इतना बात क्लियर हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 9:30 होने वाला है। नमस्ते भैया। देखा, पहली नमस्ते बोलिया वो रहा नहीं गया। एक मिनट इसको ऑफ कर लेने दो पहले। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? यार लाइट नहीं है ना यार।